तो हेलो दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग बीपीएससी एईडीओ और बिहार दरोगा मेंस के लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो आज हमारा टिश्यू चैप्टर है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये भी लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। अगर आप बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आगे आपका कोई एग्जाम है बिहार के लिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये बोला है कि मनुष्य में किन कोशिकाओं के कारण पेशियां फैलती है और सिकुड़ती है जिससे गति होती है। तो आपको पता है पेशी कोशिकाएं होती है, ठीक। मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को वहन कौन सा ऊतक होता है? तो कौन सा? रक्त का होता है, ठीक है। फिर बोला निम्न से किसका वहन नहीं करता है? रक्त किसका वहन नहीं करता है? तो किसका नहीं करता है? तो ये इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का भी वहन करता है, भोजन का भी वहन करता है, हार्मोन का भी वहन करता है। मतलब रक्त ये इन तीनों का वहन करता है, और नहीं करता है तो हम लोग का यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, सबका कर रहे थे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। फ्लोएम किस प्रकार का ऊतक है? तो फ्लोएम किस प्रकार का ऊतक है? तो ये संवहनी और जटिल अस्थायी ऊतक माना जाता है, ठीक है फ्लोएम। लेकिन संरक्षण ऊतक भी हो सकता है, तो यहाँ पे ए बी सी तीनों हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी तीनों हो जाता है, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक कोशिकाएं अंग तथा अंग तंत्र का सही क्रम क्या है? तो आपको पता है पहले हम लोग क्या होता है, सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू के बाद में ऑर्गेन बनता है, ठीक। फिर ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेन सिस्टम के बाद में क्या बनता है? बॉडी बनता है, ठीक है। यानी आपका ये बी आंसर होना जाना चाहिए, ठीक। इसके बाद में बॉडी होना चाहिए था, सजीव बॉडी, ओके। पादप ऊतकों में से संबंधित कथन पर विचार करें। तो पादप में अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं, पादपों में अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, पादपों में अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, और पादपों में अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। ये दोनों सही है, ठीक है। पादप की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो भी कोशिका भी होता है सब मृत होते हैं और वो सहारा देता है, और मृत कोशिकाओं की ज़्यादा संख्या, ये आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में विभाज्य ऊतकों से संबंधित कथनों पर विचार करें। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ठीक है, ये भी सही है। पौधों में विभाज्य ऊतक कुछ निश्चित क्षेत्रों में सीमित रहते हैं, ये भी सही है, यानी आपका दोनों सही है। बोल रहे हैं कि जंतु ऊतकों से संबंधित कथनों पर विचार करें। जंतु में कोशिका वृद्धि सामान्यतः समान रूप से होती है। जंतु में विभाज्य एवं अविभाज्य क्षेत्रों की अस्पष्ट सीमा होती है। तो ये जंतुओं में कोशिका वृद्धि समानतः समान रूप से होती है, ये सही है, एक सही है। जंतुओं में विभाज्य अविभाज्य क्षेत्रों की अस्पष्ट सीमा होती है, अस्पष्ट सीमा नहीं होती है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। पौधों में वृद्धि केवल निश्चित क्षेत्रों में, तो कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। यह किस ऊतक के कारण होता है? तो किस ऊतक के? तो ये होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू में, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। विभाज्य ऊतक मुख्य रूप से कहाँ होते हैं? तो कहाँ होते हैं? जड़ एवं तना के अग्र भाग में होते हैं, ठीक है। फिर बोले हैं कि तने की परिधि या जड़ की मोटाई वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? तो होता है कैम्बियम की, ठीक है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता खोकर विशिष्ट कार्य के लिए तैयार हो जाती है, क्या कहलाती है? तो वो होता है विभेदीकरण, यानी डिफ्रेंसिएशन। विभाज्योतक ऊतक के अस्थायी ऊतक में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो विभेदीकरण होता है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। अस्थायी ऊतक का निर्माण विभाज्योतक ऊतक के विभाजन से होता है, बिल्कुल सही है। अस्थायी ऊतक का निर्माण विभाज्योतक ऊतक के विभाजन से होता है, बिल्कुल सही है। जब मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं विभाजन बंद कर विशिष्ट कार्य करने लगती है तो अस्थायी ऊतक बन जाती है, ये भी सही है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा। बोला कि प्रोह के शीर्षस्थ विभाज्योतक किस प्रकार की वृद्धि करते हैं? तो जब प्रोह की बात करें तो वो लंबाई में करते हैं। अंतर्विष्ट विभाज्योतक कहाँ उपस्थित होता है? तो ये पर्ण एवं पर्णवृंत के आधार पर होते हैं। कोशिकाओं की ढीली पैकिंग वाले अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं? कोशिकाओं की ढीली पैकिंग वाले अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो मृदुतक कहते हैं। कोशिकाओं की ढीली पैकिंग वाले अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं? तो मृदुतक कहते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पैरेन्काइमा एक प्रकार का अस्थायी ऊतक है, बिल्कुल सही है।
पैरेन्काइमा मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, ये गलत है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिका होता है, लेकिन पैरेन्काइमा मृत कोशिका नहीं होता है, तो ये गलत होगा, आपका ए सही है कौन। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार, स्क्लेरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सही, सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, तो कोलेनकाइमा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है कि कोलेनकाइमा ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। फिर बोला है कि निम्न कथन पर विचार करें। स्क्लेरेन्काइमा में जीवित कोशिकाएं होती है, कोलेनकाइमा में मृत। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के गलत है, क्योंकि कोलेनकाइमा जीवित है और स्क्लेरेन्काइमा मृत है, तो ये दोनों गलत है। स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति कठोर होने का मुख्य कारण क्या है, तो उसमें लिग्निन की परत जम जाती है। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस बोलते हैं। पौधों में जल हानि, यांत्रिक आघात तथा परजीवियों से रक्षा करने वाले ऊतक कौन से हैं, तो एपिडर्मल ऊतक बोलते हैं। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए कौन सी संरचनाएं आवश्यक है, तो रक्षक कोशिकाएं हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स बोलते हैं। जाइलम का कौन सा भाग जल एवं खनिज लवण का वहन करता है, तो कौन करते हैं, ट्रैकिड्स और वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, इसी में आपका फ्लोएम और जाइलम आ जाते हैं। जाइलम का कौन सा, नहीं है जाइलम का भाग बोला है ना, ट्रैकिड्स एवं वाहिकाएं। ठीक है, फिर बोला है कि जाइलम का कौन सा भाग भोजन का संग्रहण करता है, तो वह जाइलम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है। शरीर के सभी भागों में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर उत्सर्जन अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो रक्त करता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, पादपों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक है, तो फ्लोएम। निम्न कथन पर विचार करें। फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है, बिल्कुल सही है। फ्लोएम जल एवं खनिज लवण का वहन करता है, नहीं, फ्लोएम भोजन का करता है, जल एवं खनिज का तो जाइलम करता है, तो ये गलत है। ठीक है, जाइलम ऊतक में कौन सी घटक मृत कोशिका से बना होता है, तो कौन सा, तो होता है वाहिकाएं और ट्रैकिड्स, ये मृत कोशिका से होते हैं, मतलब मृत कोशिकाएं होती हैं, तो बी और सी हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है, पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है, तो आपको पता है ये लेटरल मेरिस्टेम से होता है। ठीक है, बोला कि शरीर का रक्षात्मक कवच किस ऊतक से बना होता है, तो सल्की एपिथेलियम से होता है। श्वास नली में किस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है, श्वास नली में किस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है, तो स्तंभकार एपिथेलियम। ठीक है, श्वास नली में किस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है, तो स्तंभकार एपिथेलियम से। एपिथेलियम कोशिकाओं की सतह पर पाई जाने वाली बाल जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, तो बाल जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, तो सिलिया बोलते हैं, यानी पक्षमाभ बोलते हैं। अगला है कि ब्रिक नलिका एवं लार ग्रंथि की नलिका का अस्तर किस ऊतक से बना होता है, ब्रिक नलिका एवं लार ग्रंथि की नलिका का अस्तर किसमें, घनाकार एपिथेलियम। ब्रिक नलिका का लार ग्रंथि की नलिका का अस्तर किस ऊतक से बना होता है, ब्रिक नलिका एवं लार ग्रंथि। ठीक है, याद रखिएगा घनाकार, यह पूछता है। निम्न कथनों पर विचार करें। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है। ठीक, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, बिल्कुल सही है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स में धंसी होती है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी आपका तीनों सही है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो आप गलत करके आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, प्लाज्मा में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण और हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, अस्थि किस प्रकार का ऊतक है, तो अस्थि भी क्या है, एक संयोजी ऊतक है, क्योंकि वो भी जुड़ा होता है। अस्थि कोशिकाएं किस में धंसी होती हैं, तो होता है ठोस मैट्रिक्स में धंसी होती हैं। इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, तो कौन है वो संयोजी ऊतक नहीं है, तो वो होता है आपका पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक, निम्न कथन पर विचार करें। कार्टिलेज में कोशिकाओं के बीच स्थान कम होता है, गलत।
कार्टिलेज में कोशिकाओं के बीच स्थान कम नहीं होता है, ये गलत है। कार्टिलेज की मैट्रिक्स प्रोटीन एवं शर्करा की बने होते हैं, बिल्कुल सही है, ये आपका बी सही होगा, ठीक है, क्योंकि कथन एक गलत है। त्वचा एवं मांसपेशी के बीच रक्त नलिकाओं एवं नसों के चारों ओर पाए जाने वाला ऊतक क्या है? तो एरियोलर ऊतक है। त्वचा एवं मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं एवं नसों के चारों ओर पाए जाने वाला ऊतक क्या है? तो एरियोलर ऊतक है। पेशी ऊतक मुख्यतः किससे बनाता है? तो वो लंबी कोशिकाओं से बनाता है। सिकुड़ने वाला प्रोटीन किस ऊतक में पाया जाता है? तो सिकुड़ने वाला प्रोटीन पेशी ऊतक में पाया जाता है, ठीक। निम्न कथनों पर विचार करें। रेखित पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल सही है। रेखित पेशियां ऐच्छिक गति प्रदान करती है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों सही है। अरेखित अनैच्छिक होता है, रेखित ऐच्छिक होता है। आहार नलिका एवं रक्त नलिका में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है? तो आहार नलिका एवं रक्त नलिका में किस प्रकार की? तो चिकनी पेशी पाई जाती है। अनैच्छिक पेशियों की गति कौन नियंत्रित करता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। डेंड्राइट्स किस ऊतक का भाग है? तो डेंड्राइट्स आपको पता है कि तंत्रिका में पढ़ते हैं, न्यूरॉन में, तो ये आपका हो गया। शरीर में जो पदार्थ प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, शरीर में जो भी पदार्थ प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वो किस ऊतक की परत से होकर गुजरता है? तो किससे होता है? वो एपिथेलियम ऊतक से होता है। निम्न कथनों पर विचार करें। एपिथेलियम ऊतक शरीर और बाह्य वातावरण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करता है, ठीक है। एपिथेलियम ऊतक शरीर और बाह्य वातावरण के बीच पदार्थों का, ये सही है। एपिथेलियम ऊतक की संरचना उसके कार्य पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है, यानी कथन दोनों सही है। बोला है कि ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो बिचैट ने किया था, ठीक है, बिचैट ने किया था। और आपको पता है कि सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। उसी तरह टिश्यू के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो हिस्टोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि ऊतकों का अध्ययन, ये तो आ गया, ठीक। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पौधों में खनिज लवण को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो खनिज लवण बोला है जाइलम, और भोजन फ्लोएम। निम्न से किसे प्लांट मिल्क के नाम से भी जाना जाता है? तो लेटेक्स को, ठीक। ऊँट का कुबर किस ऊतक से निर्मित होता है? तो ऊँट का कुबर वासायमय यानी एडिपोज टिश्यू से उत्पन्न होता है, ठीक है। वह ऊतक जो पौधों में भोजन का भंडारण करता है क्या करता है? तो पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। वैसे पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्या कहलाते हैं? तो वो कोलेरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है, इसी में क्लोरोफिल होता है। वह ऊतक जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो एरेन्काइमा, ठीक है। एरो मतलब हवा भरना, ठीक है, जैसे कि आपका जलकुंभी होता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा। नारियल जैसे पौधों को कठोर और मजबूत बनाने वाला ऊतक कौन सा है? तो अस्क्लेनकाइमा है, ठीक है। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग जरूर दें। कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, अस्क्लेनकाइमा, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। नारियल के कठोर भाग की कोशिका भित्ति किससे बने? अभी मैंने बताया लिग्निन से होता है। कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट की तरह कार्य करने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो वो लिग्निन ही है, एकदम वो जम के एकदम उसको कठोर बना देता है। पौधों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किस ऊतक की होती है? तो एपिडर्मिस की होती है। पत्ती की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं? तो स्टोमेटा बोलते हैं। फिर बोला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो होता है स्टोमेटा के। मरुस्थल पौधों की एपिडर्मिस में जल हानि रोकने हेतु कौन सी परत पाई जाती है? तो क्यूटिन पाई जाती है, ठीक है। पौधों की छाल में हवा एवं पानी के अवरोध हेतु कौन सा रसायन पाया जाता है? तो सुबेरिन होता है। जाइलम तथा फ्लोएम किस ऊतक के उदाहरण है? जटिल ऊतक के, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। संवहन बंडल का निर्माण किन ऊतकों द्वारा होता है? तो संवहन ऊतक का निर्माण किन ऊतकों का होता है? तो जाइलम एवं फ्लोएम का होता है। फिर बोला है कि जाइलम में निम्न में से कौन कौन शामिल है? जाइलम में कौन कौन शामिल है? तो ट्रेकिड है, वाहिकाएं है, जाइलम पेनिका, ये तीनों शामिल है, ठीक। निम्न में से कौन फ्लोएम का घटक नहीं है? तो घटक नहीं है, तो ये ट्रेकिड अभी मैंने जस्ट बताया कि ये जाइलम का है, तो ये नहीं होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। यानी चलनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स, और फ्लोएम रेशा ये किसके हैं? तो ये फ्लोएम का है। पत्तियों में भोजन को अन्य भागों तक ले जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो फ्लोएम है। निम्न में से कौन जीवित कोशिकाएं नहीं है?
तो कौन है, तो ये आपका फ्लेम रेशा जो होता है वो जीवित कोशिकाएं नहीं होता है, रेशा आपको पता है मृत कोशिकाएं होती हैं। रक्त किस ऊतक का उदाहरण है, तो रक्त ये कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक बोला जाता है। जंतु शरीर को ढकने एवं सुरक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है, तो उपकला ऊतक है यानी एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। फेफड़ों की गुहिका किस ऊतक से बनी होती है, तो उपकला ऊतक यानी एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। रक्त के तरल आधार भाग को क्या कहते हैं, रक्त के तरल आधार भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स कहाँ निलंबित होते हैं, तो प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। दो अस्थियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो लिगामेंट के द्वारा। और अस्थियां और मांसपेशिया की बात करें, अस्थि प्लस मांसपेशिया तो होता है टेंडन के द्वारा, ठीक है। अस्थियों को मांसपेशिया से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, तो अस्थियों में से आ गया आपका टेंडन, कंडरा बोलते हैं हिंदी में। नाक, कान, कंठ तथा श्वासनली में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो उपास्थि यानी कार्टिलेज। आपको पता है जो आप जैसे चिकन खाते हो या मटन खाते होंगे, तो आप देखते हो किसी किसी हड्डी के ऊपर उजला उजला दंड क्या होता है, कठोर मांस जैसा होता है, जिसको हम लोग खा लेते हैं, जिसमें खाने के बाद कुटुर कुटुर आवाज़ भी आता है, तो वही होता है आपका उपास्थि। वह ऊतक जो शरीर के आंतरिक अंगों को सहारा देता है क्या कहलाता है, तो एरियोलर ऊतक बोलते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में वसा का संचित होना किस ऊतक में होता है, किस ऊतक में होता है, तो वसामय ऊतक यानी एडिपोज, एडिपोज टिश्यू में वसा संचित होता है। वसामय ऊतक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो आपको त्वचा के जस्ट नीचे पाया जाता है। हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है, तो पेशी ऊतक है, ठीक। अगला है कि आंख की पलक, मूत्रवाहिनी, आंख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वास नली में कौन सी पेशियां पाई जाती है, तो वो पाई जाती है चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स, ठीक है। आपको पता है कि वो सब चिकनाहट होता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो न्यूरॉन कहा जाता है। प्रत्येक न्यूरॉन में पाया जाने वाला लंबा प्रवध क्या कहलाता है, तो बोला जाता है एक्सॉन। पेरेन्काइमा, अस्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा एवं तथा अस्क्लेरेन्काइमा किसके उदाहरण हैं, तो ये किसके उदाहरण है, ये सिंपल टिश्यू के उदाहरण है, ठीक है, सरल टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको पता है कौन है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपका जाइलम में फ्लोएम आ जाता है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में ही होता है, उस क्षेत्र में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो वो विभज्योतक ऊतक होता है, ठीक है। पौधों में तने की परिधि तथा जड़ों की मोटाई में वृद्धि किस ऊतक के कारण होता है, तो कैम्बियम, मैंने जस्ट बताया पीछे। हिस्टोलॉजी नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये मायर ने दिया था, ठीक है। और इसमें टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। पौधों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है, तो ये आपका जाइलम है, सबको पता है। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों को विभिन्न भोजन में, तो ये आपका भोजन वाला ऊतक कौन सा है, तो फ्लोएम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बास्ट बोलते हैं। पौधों के कुछ भाग जैसे पत्ती, तना मुड़ने पर बिना टूटे मुड़ जाते हैं, इसका कारण कौन सा ऊतक है, तो है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, याद रखिएगा कि बिना टूटे मुड़ जाते हैं, किस ऊतक का, तो कोलेनकाइमा। शरीर को गर्म रखने में कौन सा ऊतक सहायक होता है, तो वही एडिपोज टिश्यू, ठीक। अगला है कि कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतकों के आधारभूत पैकिंग का निर्माण करते हैं, इन्हें किस ऊतक के नाम से जाना जाता है, यानी पैकिंग वाला, तो पेरेन्काइमा होता है, ठीक है। पेरेन्काइमा में ही स्टोर होता है। तो चलिए हम लोग का टिश्यू भी कंप्लीट हो गया, और इसके बाद में हम लोग जीव के विविधता ये वाला देखेंगे क्लास। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आप लोग लाइक करेंगे तो मुझको मोटिवेट मिलता है, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। बाकी आपकी, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें ना, तो मुझको पता है कि आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, ठीक है। इतना मेहनत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।